दोस्तों नमस्कार। हेल्थ स्टार इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों को चैनल को पसंद एवं प्यार देने के लिए धन्यवाद देता हूं। दोस्तों मैं विक्रम सिंह इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मेहमान डॉक्टर श्रीमान माधव सिंह जी MS मल्टी हॉस्पिटल श्री माधोपुर से रेबीज नामक खतरनाक वायरस से जुड़ी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद विक्रम जी। हेल्थ स्टार इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा काम जिससे लोगों की भाषा में लोगों की जानकारी के लिए और लोगों के फायदे के लिए हेल्थ जागरूकता वाला जो अभियान आपने चलाया है इस चैनल के माध्यम से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस प्रोग्राम के सफल होने की कामना करता हूं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेबीज क्या है, ये कैसे फैलता है सर? आज आपने ऐसा विषय लिया है जो हमारे संपूर्ण इंडिया के अंदर इस तरह की बीमारी का फैलाव रहता है और सभी लोग इससे प्रभावित और डरे हुए और शंकाग्रस्त रहते हैं। मैं आपको बता दूं, रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है। लासा वायरस फर्स्ट कैटेगरी का रैबिडो वायरस फैमिली से ये वायरस है और ये जानवरों के काटने से मनुष्य के अंदर फैलता है और इस बीमारी के अंदर सबसे पहले आदमी का साधारण सर दर्द है, बुखार है, हाथ पैरों में दर्द है। इसके बाद में इसके लक्षण आते हैं जैसे शरीर में कोई ऐंठन आना, लकवा होना, कोई पानी को देख करके डरना। पानी को देख करके व्यक्ति इतना डर जाता है कि जैसे वो एकदम से घबरा करके अपना संतुलन खो देता है। पानी पीने में उसकी दिक्कत का कारण होता है कि जो मुंह के अंदर जो गिटने वाली, स्वालो करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है। और रेबीज ऐसी वायरस से जानवरों के द्वारा होने वाली बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। ये लगभग इसमें 100% मृत्यु दर निश्चित है, लेकिन बचाव के द्वारा, टीकों के द्वारा इससे हम 100% सुरक्षित भी रह सकते हैं। रेबीज नामक वायरस के स्रोत कौन कौन से जानवर हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखो, चौपाए हैं ना, जिनमें जैसे सबसे ज़्यादा कुत्ता 90% कारण डॉग बाइट से ही होता है। इसके बाद में कैट भी है, बिल्ली भी है और ये फॉक्स भी है, लोमड़ी जिसको कहते हैं, जेकाल्स, गीदड़ वगैरह और वो रीछ वगैरह, इस तरह के जो जंगली जानवर हैं, या बेट्स में भी ये इसके वायरस अंदर बढ़ते हैं और संक्रमित कर सकते हैं। ये रेबीज से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं? इनिशियल स्टेज में तो कोई लक्षण नहीं होते और जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है, जब पहले तो साधारण लक्षण ही होते हैं। वायरल बीमारी जितनी भी होती है उनके अंदर सिर दर्द होता है, बुखार होता है, थकान होती है, मांसपेशियों में दर्द, जकड़न, अकड़न, ऐसे चीज़ लक्षण साधारणतया होते हैं। और दूसरे तीसरे दिन के बाद में मतलब उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है, उसकी एक्टिविटी भी खराब हो जाती है, दिमाग का कन्फ्यूजन भी हो जाता है और उसमें वो या तो दौरे पड़ने लग जाते हैं, फिट्स, या पक्षाघात जिसको पैरालिसिस भी कहते हैं, वो हो जाता है। तो लार द्वारा बाहर आने के बाद रेबीज का वायरस कितने समय तक संक्रामक रहता है? देखो, रेबीज का वायरस लार के अंदर सबसे ज़्यादा संघनित रूप से पाया जाता है और लार बाहर आकर के जब तक संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती, जब तक पूरा वो सूख नहीं जाती, जब तक इसका असर रहता है। वो निर्भर करता है कि लार कितनी मात्रा में किस जगह गिरी है, उस जगह का टेम्परेचर कितना है, उस जगह में लार को सूखने में कितना
वो लार को सुखाने के लिए जो समय लगता है उस वक्त तक लार प्रभावित कर सकती है, और लार गिरे हुए स्थान से भी संक्रमित व्यक्ति के कोई स्क्रैच मार्क के ऊपर लग जाए तो वहाँ से भी बीमारी फैल सकती है। किसी घरेलू पालतू कुत्ते या बिल्ली के काटने पर उस जानवर को कितने दिन तक निगरानी में रखा जाए और उस जानवर की निगरानी क्यों आवश्यक है? देखो, ये एंड स्टेज डिजीज होती है, इसके अंदर मृत्यु निश्चित होती है, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। और कुत्ते के अंदर जो सबसे ज़्यादा अपन ने बताया कि कारक है, ये ज़्यादातर जानवरों में लगभग 7 दिन के अंदर 100% डिजीज हो जाती है, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए 10 दिन का एक प्रोटोकॉल का समय निर्धारित करके 10 दिन तक उसकी निगरानी रखने के लिए बताया जाता है। 10 दिन की निगरानी समय का उपयोग अन्य जानवरों के लिए क्यों नहीं किया जाता? देखो, थोड़ा सा बीमारी हर जानवर के हिसाब से फैलने में, जैसे कुत्ते में अलग होता है, आदमी में भी थोड़ा सा अलग होता है, और हर जानवर की एक फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और शरीर की संरचना के हिसाब से ये वायरस भी ब्रेन तक पहुंचने में अलग टाइम लगाता है, और थोड़ी सी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए दूसरे जानवरों में ये बात हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर 10 दिन के अंदर जो कुत्ता है वो मर जाता है, और जानवर भी बहुत जल्दी मर जाता है, लेकिन उसके लिए एक कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। अगर जानवर किसी परीक्षण या अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं हो तो क्या होगा सर? तो उसको उस बीमारी का रोगी मान लिया जाता है, वो कारक हो सकता है। कुत्ता काटने के बाद में गायब है, मालूम नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसको ये माना जाता है कि वो उस रेबीज बीमारी से ग्रसित था। रेबीज की जांच के लिए मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? देखो, रेबीज इस तरह की बीमारी है कि जब तक टेस्ट होते हैं, जब तक आदमी बहुत आगे की एडवांस स्टेज में चला जाता है। टेस्ट बहुत होते हैं, फ्लोरोसेंट रेबीज एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, उसका कुछ घंटों के अंदर ही रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन ये टेस्ट अभी टर्सरी स्टेज की जो या मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी सब जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जांच के लिए ये एक तो टेस्ट सबसे मान्य टेस्ट है। दूसरा, उसके जो जानवर है उसके ब्रेन की स्टडी करके वो नेगरी बॉडी पाए जाते हैं, उसका अध्ययन करके, बायोप्सी करके, और इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेस्ट वगैरह जो और होते हैं उनके द्वारा, या माइस यानी कि चूहे के अंदर संक्रमण करवा करके देखा जाता है। लेकिन जो प्रभावी है वो FRA फ्लोरोसेंट रेबीज एंटीबॉडी टेस्ट ही है। मैं खुद को रेबीज से कैसे बचा सकता हूँ सर? अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर आप जहाँ जानवर ज़्यादा रहते हैं, आपका काम ऐसा है कि जानवरों को हैंडल करने का, कुत्ते घर में रहते हैं, या आप बाहर ज़्यादा घूमते हैं, या बाहर रहना पड़ता है, तो रेबीज का खतरा ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा तो यह है कि आप जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, ये जैसे जहाँ कुत्ते वगैरह ज़्यादा रहते हैं, उससे बचोगे तो आप बच सकते हो। सबसे ज़्यादा उपाय तो यही है कि बचा जाए, ध्यान रखा जाए और सतर्क रहा जाए। लेकिन बचने का सबसे उपाय ये भी है कि जिस जगह आप खतरे वाले जोन के अंदर रहते हो, आपके घर में भी कुत्ता है, तो कुत्ते को भी वैक्सीन लगाने से आप बच सकते हैं, और आप भी कुत्ते के काटने से पहले भी वैक्सीन लगाएंगे तो भी आपका बचाव हो सकता है। क्या जानवरों की लार को रेबीज रहित बनाने के लिए कोई टीका लगवाया जा सकता है? ऐसा अभी तक प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाया है। स्टडी चल रही है, काम हो रहा है, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं हो पाया है। कुत्ते के वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कुत्ते की बीमारी नहीं हो, तो वो इसके लिए कारगर है। आपके सवाल का जवाब वही है कि भाई कुत्ते को वैक्सीन लगाया जाए। जब छोटा कुत्ता हो तो 2-3 महीने के बाद में उसको लगा लेना चाहिए।
क्या किसी व्यक्ति को रेबीज संक्रमण उजागर होने से पहले टीका लगवाया जा सकता है? देखो, रेबीज का निदान डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो ही कुत्ता काटे उसी वक्त रेबीज की बीमारी का संक्रमण मान करके इलाज शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर इलाज शुरू नहीं किया है, टीकाकरण नहीं हुआ है बचाव के लिए, तो जब भी आपके पास में आए उसी वक्त तुरंत तैयार कर देना चाहिए। चाहे वो डे 2 हो चाहे डे 5 हो, आपके पास में आता है उस वक्त तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है कि रेबीज को एक इमरजेंसी, ये इसको डॉग बाइट को एक इमरजेंसी माना जाता है, तो तुरंत ही इलाज कुछ मिनटों और घंटों के अंदर ही कराया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। रेबीज वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं सर? दुष्प्रभाव तो जैसे और बहुत सारे वैक्सीन होते हैं उनकी तरह से ही होते हैं, लेकिन इसका वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। चाहे आप कितने भी, आपको चाहे रिएक्शन होती हो, चाहे आप बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे आपकी इम्यूनिटी कम हो, चाहे कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, इसमें रेबीज वैक्सीन को लगाना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि जो वैक्सीन की जो रिएक्शन होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं, इसलिए मेरा ये कहना है कि आप वैक्सीन लगाओ तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां एनाफाइलेक्सिस, मतलब कि जो किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवाई से होने वाली जो रिएक्शन है उनको बचने का पूरा प्रोटोकॉल सिस्टम उपलब्ध हो, ऐसे हॉस्पिटल में लगवाना चाहिए। क्या रेबीज के टीके पेट में लगवाए जाते हैं? पहले जो टीके लगते थे वो पेट में लगाए जाते थे, सबक्यूटेनियस 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, उनके बहुत दुष्प्रभाव थे। और आजकल वो ट्रेंड चेंज हो गया है और 5 इंजेक्शन से संपूर्ण काम हो जाता है, 100% काम हो जाता है। और वो मनुष्य जो बड़ा होता है उसके अंदर तो डेल्टोइड मसल्स के अंदर यानी कि मस्कुलर लगाया जाता है, और बच्चों के अंदर जांघ के सामने वाले और साइड वाले हिस्से के बॉर्डर के ऊपर भी लगा सकते हैं। एक्सपोजर के बाद रेबीज टीकाकरण शुरू करने में कब देर हो जाती है सर? एक तो लोग अज्ञानता से इसको वो सीरियस नहीं लेते कि भाई क्या कुत्ता ने काटा है, ये तो कुत्ता हमारे घर का है, ये थोड़ा सा काटा है, इससे तो क्या होने वाला है, अब मेरे को तो पहले भी कुत्ते ने काटा था और उस जने को भी कुत्ते ने काटा था, कुछ नहीं हुआ। इसलिए सबसे प्रमुख कारण तो अज्ञानता ही है। और दूसरी मुख्य बात यह है कि कई संसाधन की वजह से कई लोग में दूसरे लोग भी बता देते हैं कि भाई आप इसके वो मिर्ची लगा लो और ये पट्टी बांध लो और ये ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग झाड़ फूंक के चक्कर में भी रह जाते हैं। और कई लोग तो जैसे खास तौर से बच्चे वगैरह होते हैं, कुत्ता काट लेता है तो घर पे भी नहीं बताते और घर वालों को मालूम भी नहीं चलता और इसके बहुत घातक परिणाम आते हैं। एक रेबीज के टीके के लिए जो साइकिल होता है, कितने टीके लगते हैं और कौन कौन से दिन लगते हैं? अभी अपन जैसे बात कर रहे थे, जो सबसे कारगर टीका है रेबीज का, उसके 5 डोज लगाए जाते हैं। एक तो सब कुत्ते के काटते ही या जैसे अपने पास जिस वक्त पेशेंट आता है उसी वक्त, चाहे वो कुत्ता उसको एक दिन पहले काटा हो, अपने पास दूसरे दिन आता है तो भी तुरंत उसको लगाते हैं। यानी कायदा ये है कि भाई जब भी कुत्ता काटने के बाद में आपके पास पेशेंट आए तो उसको एज ए इमरजेंसी लेकर के सबसे पहले प्रायोरिटी दे करके तुरंत उसको लगाया जाए। और उसके फिर 5 डोज होते हैं, वो उसको तारीख और समय कैलेंडर के हिसाब से लिख करके देते हैं। 0 डे, 3rd डे, 7th डे और 14वां दिन और 28वां दिन। इसमें बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। पहले बूस्टर डोज भी लगते थे, लेकिन आजकल बहुत स्टडी हो गई है, 90 दिन का जो बूस्टर डोज है उसके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और आजकल जो इंजेक्शन आ रहे हैं वो बहुत सुरक्षित हैं। और 0 डे किसको माना जाए? 0 डे जिस दिन कुत्ता काटता है उसको 0 डे मानते हैं, या जिस दिन अपन पहला इंजेक्शन लगाते हैं उसको 0 डे मानते हैं। और उसका दूसरा दिन मान लो बृहस्पतिवार को कुत्ते ने काटा है तो बृहस्पतिवार 0 डे है और शुक्रवार
पहला दिन है। किसी व्यक्ति को किसी जानवर या रेबीज संक्रमित जानवर के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सवाल है, और ये सारा जो है ना 80% काम यहीं हो जाता है। अगर कुत्ते काटने के जितना जल्दी हो सके उसको अगर बहुत अच्छी तरह से धो लिया जाए, साबुन से अच्छी तरह से, जो पानी टेप वाटर फ्लो करता है उस फ्लो के अंदर धो लिया जाए और साबुन से धो लिया जाए 15 मिनट तक। जैसे साबुन लगाया और नल के नीचे डाला, हाथ को साफ हो गया, फिर साबुन लगाया, फिर नल से धोया, और रनिंग टेप वाटर में 15 मिनट तक 18 से 20 बार धोने से ये माना जाता है कि भाई 80% आपके बीमारी होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। और मेरा तो ये भी कहना है, अगर आप कोई साबुन भी नहीं मिलता है तो आप देरी नहीं कीजिए, और जहाँ कहीं भी प्लेन वाटर, बहता हुआ पानी या साफ पानी आपको मिले, उससे फ्लो वाटर से या कोई बर्तन से डाल करके उसको बहुत अच्छी तरह से धोने की कोशिश करें। बाद में अगर वो अगर उपलब्ध हो जाए तो साबुन, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक लोशन, वो सब कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके धोना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को रेबीज से बचाव के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? अलग अलग हैं, जैसे आप ऑफिस में ही रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, तो ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे गलियों में बाहर जाना पड़ता है, बाहर निकलने वाले आदमी, जैसे पोस्टमैन, जो पब्लिक के अंदर जाने वाले आने वाले लोग जो होते हैं पब्लिक रिलेशन के अंदर, वैसे लोगों को अगर उस इलाके के अंदर ज़्यादा हो तो पहले वैक्सीन लगा लेना चाहिए, ये है। हालांकि अपने इंडिया में लगभग पूरे इंडिया के अंदर ऐसा जोन है कि सभी जगह ये कुत्ते के काटने वाली जो रेबीज बीमारी है ये होती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ज़रूर फ्री माना गया है कि वो फ्री जोन है, कि वहाँ रेबीज नहीं होती। और फ्री जोन उसको कहते हैं जहाँ 2 साल तक कोई भी बीमारी रेबीज़ के रोगी नहीं पाए जाते हैं, 2 साल तक उसको रेबीज से फ्री कहते हैं। तो इंडिया में ये सिर्फ लक्षद्वीप, अंडमान या थोड़ा सा एरिया है, बाकी सब जगह ही ध्यान रखना चाहिए, सतर्कता ध्यान रखनी चाहिए। आपके घर में पालतू कुत्ता है तो सरकार भी कहती है कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, लाइसेंस ले, उसके वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो लगाओ, और वैक्सीनेशन होना चाहिए। और वैक्सीनेशन का भी मतलब ये है कि भाई उसके वो कोल्ड चेन ढंग से मेंटेन हो, वैक्सीन को ढंग से लगाया जाए, तो ये सब चीज़ें पूरा 100% बचाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज श्री माधोपुर क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर श्रीमान माधव सिंह जी से रेबीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और मैं डॉक्टर साहब और आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतने व्यस्त समय में अपना अमूल्य समय एवं जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब एवं धन्यवाद दर्शकों का। अपने चैनल को अगर अभी आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद, नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे काम के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।